हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू माय चैनल। आज हम लोग एएसआई एक्ट 1948 दैट इज़ एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 पार्ट 2 के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। यू कैन फाइंड द लिंक फॉर कंप्लीट सेशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई विल सजेस्ट कि आप लोग पहले कंप्लीट सेशन एक बार देख लीजिए, देन आफ्टर कम टू द एमसीक्यूज सो दैट यू कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस easily. Okay, so let's start with the MCQs. The very first question is, under which section of ESI Act 1948 provision for establishment of ESIC has been defined? क्या पूछा गया है कि ESI Act 1948 के किस सेक्शन में ESIC के establishment का provision define है? So the right answer is section 3. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग अप ESIC अंडर ESI Act 1948? ESIC के सेटअप के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सो द राइट आंसर इज सेंट्रल गवर्नमेंट। सेक्शन 3 में ये पॉइंट भी लिखा है, जैसे कि सेशन में मैंने डिस्कस किया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे पहला पॉइंट था, सेंट्रल गवर्नमेंट ESIC के इस्टेब्लिशमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ऑड वन आउट। एग्जाम्स में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि आपको कुछ पॉइंट्स लिख दिए जाते हैं और उसमें से आपको ऑड दैट इज़ डिफरेंट पॉइंट जो होता है, सिमिलर नहीं होता है बाकियों से, उसे मार्क करना होता है, वही आपका आंसर है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो, क्योंकि काफ़ी माइनर सा डिफरेंस होता है कभी कभार। यू कैन पॉज द वीडियो एंड read the options carefully and submit your answer in the chat box. So now I am telling you the right answer. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। अभी देखते हैं कि ऑप्शन नंबर 3 को क्यों चूज़ किया गया। पहला पॉइंट क्या कहता है, पर्पस ऑफ ESIC इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्कीम ऑफ एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। कि ESIC का पर्पज़ ये है कि ESI की सारी स्कीम्स को एडमिनिस्टर किया जा सके। सेक्शन 3 में ये पॉइंट था, लास्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है, ESIC इज़ अ कॉर्पोरेट बॉडी हैविंग परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। ये पॉइंट भी लिखा था, सेक्शन 3 में ये पॉइंट मेंशन था। नेक्स्ट पॉइंट है, नो वन कैन सीव ऑन ESIC बट इट कैन सीव ऑन अदर्स। तो अगर आपने इस सेशन को पूरा देखा है तो आपको ये पता होगा, जब हम लोगों ने बॉडी कॉर्पोरेट वाला पार्ट पढ़ा था सेक्शन 3 में, तो उसमें लास्ट पॉइंट ये भी लिखा था कि बॉडी कॉर्पोरेट बनने के बाद ESIC किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन पे सीव कर सकती है और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस भी ESIC को सीव कर सकती हैं। तो अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं है, प्लीज़ गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड फाइंड द लिंक फॉर कंप्लीट सेशन। आप एक बार लिंक पे जाइए, कंप्लीट सेशन देखिए, आपको चीज़ें पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगी वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट में इस्टेब्लिश ESIC अंडर सेक्शन 3 ऑफ ESI एक्ट बाय गिविंग ऑफिशियल नोटिफिकेशन इन गेजेट। ये तो ट्रू है ही, ये हमें पता ही है, हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में भी ये डिस्कस कर चुके। ओके, तो यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है आपका, ये बाकी पॉइंट से डिफरेंट है, जो कि ऑड है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो गया ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब ESIC के कॉन्स्टिट्यूशन की बात हुई है तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के कितने रिप्रेजेंटेटिव्स को अपॉइंट करेगी ESIC में। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ESIC देयर आर डैश पर्सन्स अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर्स ईच। तो दोनों की तरफ से कितने रिप्रेजेंटेटिव होंगे? द राइट आंसर इज 10। 10 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ESIC में, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के, मतलब 10 एम्प्लॉय के और 10 एम्प्लॉयर के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन स्टैंडिंग कमिटी देयर आर डैश मेंबर्स अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिप्रेजेंट ESIC। स्टैंडिंग कमिटी में ESIC को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने मेंबर्स हैं? तो राइट आंसर इज 3। 3 मेंबर्स होते हैं जो कि ESIC को रिप्रेजेंट करते हैं स्टैंडिंग कमिटी में, और इन तीनों का अपॉइंटमेंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ESIC इलेक्ट डैश मेंबर्स इन स्टैंडिंग कमिटी। ESIC स्टैंडिंग कमिटी में खुद कितने मेंबर्स को इलेक्ट करती है? इसका हमने बाइफर्गेशन भी पढ़ा था जब हमने डिटेल सेक्शन में डिस्कस किया था कि 3, तो राइट आंसर ही बता देती हूँ मैं पहले। राइट आंसर है 8। तो ESIC 8 मेंबर्स को इलेक्ट करती है, जिसमें कि बाइफर्गेशन कुछ ऐसे हैं, 3 मेंबर्स एम्प्लॉयर के होते हैं, मतलब 3 एम्प्लॉयर्स के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, 3 एम्प्लॉयज़ के रिप्रेजेंटेटिव, और 2 मेडिकल बेनिफिट काउंसिल, 2 मेडिकल प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए मेंबर्स होते हैं। तो प्रीवियस क्वेश्चन से कंफ्यूज नहीं होना, जो प्रीवियस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 3 था आंसर,
कि ईएसआईसी को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 लोग रहेंगे स्टैंडिंग कमेटी में, उनको इलेक्ट कर रही थी सेंट्रल गवर्नमेंट, और ईएसआईसी खुद जो अपने मेंबर्स रखती है स्टैंडिंग कमेटी में 8 मेंबर्स, उनको खुद वो इलेक्ट कर रही है, ठीक है। वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट इलेक्ट कर रही थी, यहाँ पे ईएसआईसी खुद इलेक्ट कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मेशन ऑफ मेडिकल बेनिफिट काउंसिल फॉर द पर्पज ऑफ ईएसआई इज प्रपोज्ड अंडर सेक्शन। मेडिकल बेनिफिट काउंसिल का फॉर्मेशन किस सेक्शन में प्रपोज्ड है? सो राइट आंसर इज, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट आंसर इज 10, सेक्शन 10 में मेडिकल बेनिफिट काउंसिल के बारे में बताया गया है, ये भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पर्पज ऑफ मेडिकल बेनिफिट काउंसिल। इनमें से जो पॉइंट्स यहाँ लिखे हैं उनमें से कौन सा पॉइंट मेडिकल बेनिफिट काउंसिल के पर्पज़ में नहीं आता? ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। यू कैन पॉज द वीडियो हियर, जस्ट रीड ऑप्शंस केयरफुली एंड कमेंट योर राइट आंसर। ओके, सो नाउ लेट्स सी द राइट आंसर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। ओके, सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 कैसे हुआ, अब हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है, एडवाइज द कॉर्पोरेशन एंड स्टैंडिंग कमिटी ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकल बेनिफिट। सही है, ये हमने पढ़ा है कि कॉर्पोरेशन और स्टैंडिंग कमेटी को जितने भी मेडिकल बेनिफिट से रिलेटेड मैटर्स पे कंसर्न करना होगा तो उनके लिए एडवाइस मेडिकल बेनिफिट काउंसिल ही देगी। सेकेंड पॉइंट है, इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड, मेडिकल प्रैक्टिशनर के ऊपर अगर कोई भी कंप्लेंट फाइल होती है जो मेडिकल ट्रीटमेंट से रिलेटेड है, उसका इन्वेस्टिगेशन भी मेडिकल बेनिफिट काउंसिल को ही करना है। एंड नेक्स्ट ऑप्शन इज टेक इनटू कंसिडरेशन एनी केस रिलेटेड विद द मेडिकल ट्रीटमेंट एंड अटेंडेंस। तो मेडिकल ट्रीटमेंट से रिलेटेड या मेडिकल प्रैक्टिशनर के अटेंडेंस से रिलेटेड जो भी केस होंगे, रिलेटेड केस, उन सबके बारे में इन्वेस्टिगेशन भी मेडिकल बेनिफिट काउंसिल को ही करना है। ओके, फोर्थ ऑप्शन देखते हैं जो कि आंसर है हमारा। फोर्थ ऑप्शन में क्या लिखा है, टेक करेक्टिव एक्शन टू इंश्योर पेमेंट टू मेडिकल बेनिफिट प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट। अगर आपने सेशन देखा होगा तो याद होगा आपको कि पेमेंट से रिलेटेड, मेडिकल बेनिफिट के पेमेंट से रिलेटेड कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेडिकल बेनिफिट काउंसिल को नहीं दी गई है, ठीक है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a member of the corporation, standing committee or medical benefit council shall be disqualified to be a member of that body under section 13 if he। अब इसमें कुछ पॉइंट्स आपके, कुछ सर्कमस्टांसेस लिखे हैं कि किन सर्कमस्टांसेस में कॉरपोरेशन मतलब ईएसआईसी और स्टैंडिंग कमेटी या फिर मेडिकल बेनिफिट काउंसिल के किसी भी मेंबर की मेंबरशिप ख़त्म हो जाएगी, मतलब वो डिसक्वालीफाइड हो जाएगा, वो बाद में मेंबर नहीं बन सकता, ठीक है। द पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं, इफ़ ही इज़ डिक्लेयर टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड, अगर वो अनसाउंड माइंड डिक्लेयर हो जाता है, या फिर सेकेंड पॉइंट है, इफ़ ही इज़ एन अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट। थर्ड इज़, इफ़ बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट he has been convicted of an offense involving moral turpitude, or all of the above options। तो मुझे तो all of the above options लग रहा है। Let's see what is the right answer। Yeah, the right answer is option number 4। ये ऊपर जो 3 पॉइंट्स लिखे हैं इनमें से कुछ भी अगर किसी के मेंबर के साथ होता है तो उसी टाइम वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, ऑल contributions paid on behalf of ESIC should be submitted in a fund under section 26 called। जितना भी कंट्रीब्यूशन आ रहा है ईएसआईसी का वो एक फ़ंड में जाता है और उस फंड का नाम क्या है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन है ईएसआईसी फंड, कंट्रीब्यूशन फंड, ईएसआई फंड, मेडिकल बेनिफिट फंड, काफ़ी रिलेटेड हैं एक दूसरे से, बट द राइट आंसर इज़ ईएसआई फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्पज़ ऑफ फंड एक्सपेंडिचर फॉर्म्ड एज ईएसआई फंड कैन बी। फंड एक्सपेंडिचर जो बनेगा ईएसआई में उसका क्या पर्पज़ हो सकता है कि आपने सारे फंड्स का एक्सपेंडिचर किन किन जगहों पे कर सकते हैं। ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, लेट्स सी व्हाट इज़ द राइट ऑप्शन। राइट ऑप्शन इज आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। पहला पॉइंट है पेमेंट ऑफ बेनिफिट एंड प्रोविजन, तो जितने भी इंश्योर्ड पर्सन हैं उनके बेनिफिट मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जो बेनिफिट दिया जाएगा वो सारा ईएसआई फंड से जाएगा। सेकेंड पॉइंट है पेमेंट ऑफ फीस एंड अलाउंसेज ऑफ मेंबर्स का जितना फीस एंड अलाउंस है वो भी यहीं से जाएगा। एंड पेमेंट ऑफ सैलरी ऑफ द ऑफिसर एंड सर्वेंट्स ऑफ द कॉर्पोरेशन, जो कि थर्ड पॉइंट है, जितनी भी सैलरी और अलाउंसेज होंगे वो सारे इसी फंड से जाने वाले हैं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिट ऑफ ESIC अंडर सेक्शन 34 ऑफ ESI एक्ट 1948। ESIC के ऑडिट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? यहाँ के जो ऑप्शंस दिए हैं ये भी काफ़ी क्लोजली रिलेटेड हैं. सो लेट्स सी व्हाट इज़ द राइट आंसर. राइट आंसर इज CAG. Comptroller and Auditor General of India is responsible for audit of ESIC अंडर ESI एक्ट. यहाँ से करंट अफेयर का क्वेश्चन भी बनता है कि करंट टाइम में इंडिया के CAG कौन है. पहले राजीव महर्षि थे, बट राजीव महर्षि ने अप्रॉक्स आई थिंक अगस्त 2020 के टाइम राजीव महर्षि को श्री गिरीश चंद्र मुर्मू ने रिप्लेस किया. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर ESI एक्ट 1948 वैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ कॉरपोरेशन मस्ट बी परफॉर्म्ड एटलीस्ट वंस इन डैश ईयर. जो भी एसेट एंड लायबिलिटीज़ हैं ESIC के, उनका वैल्यूएशन कितने टाइम में एक बार होना है कम से कम? आंसर इज 3 ईयर्स में एटलीस्ट एक बार एसेट एंड लायबिलिटीज़ का वैल्यूएशन होना कंपलसरी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर ESI एक्ट 1948 a member of corporation, a standing committee or medical benefit council shall cease to be a member of body if he fails to attend. अब यहाँ पे ऑप्शन जो दिए हैं वो मीटिंग से रिलेटेड है, तो इनमें से कौन सी मीटिंग, कौन सा ऑप्शन है कि अगर इतनी मीटिंग्स कोई एम्प्लॉय छोड़ देगा, कोई मेंबर छोड़ देगा, तो वहाँ से उसकी मेंबरशिप ख़त्म हो जाएगी. राइट आंसर इज 3 कंसेक्यूटिव मीटिंग्स. यहाँ पे आपको ध्यान के रखना है कि इंटरमिटेंट मीटिंग्स पे आंसर नहीं लगाना है, टिक नहीं करना है. ऑप्शन में इंटरमिटेंट मीटिंग्स भी होगा और कंसेक्यूटिव मीटिंग्स भी. आपको ध्यान रखना है कि 3 कंसेक्यूटिव मीटिंग्स ना अटेंड करने पे कोई भी मेंबर की मेंबरशिप सीज हो जाएगी. ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस सेशन. आई होप कि आपको MCQ समझ आए होंगे. पार्ट 2 अगर आपने नहीं देखा है, सो आई विल अगेन रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक चेक करिए और पूरा पार्ट 2 देखिए. उसके बाद इन MCQs को सॉल्व करिए. काफ़ी इजी लगेगा आपको सॉल्व करने में. और इतने ही पॉसिबल क्वेश्चन है, मैंने मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं पार्ट 2 से. तो ऐसे ही हम लोग आगे आने वाले पार्ट्स के भी MCQs लेके आते रहेंगे सेशन के साथ. So keep watching and stay tuned with us. Don't forget to like, subscribe and share the channel. Thank you everyone. See you in the next session.